बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने जो परमुटेशन के कॉन्सेप्ट हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम परमुटेशन का एक नया कॉन्सेप्ट है, हम उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और पुराना जो यानी कि हमने जो अभी पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका सिंपल सा फार्मूला था, हमारा जो सबसे नॉर्मल परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि परमुटेशन, देखिए ये जो नया कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के यूँ समझ लें कि उसकी एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट, व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट, यानी कि ये परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, ये वाला जो अब फॉर्मूले के ऊपर बात करूंगा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि परमुटेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ये वाला परमुटेशन या ये वाला परमुटेशन का फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब जो आपको गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी डिफरेंट ना हो, उनमें से कोई ऐसी यानी कि ऐसी उसके अंदर जो है वो जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मैच करती हों, उस सूरत में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या मतलब है इसका। अभी तक हम अगर आप पिछले सफ़े निकालेंगे ना अपने, जो आपने पिछले 3-4 लेक्चर्स के अंदर परमुटेशन के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके अंदर आपको नजर आएगा कि आपको जो जो ऑब्जेक्ट दी गई है ना, जिसके ऊपर आपने नंबर ऑफ परमुटेशन आपने निकाला है, वो सारे के सारे डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर हमने एक सवाल करा था हॉकी प्लेयर्स वाला, याद होगा कि 7 प्लेयर्स हैं और 7 प्लेयर्स में से हमने 5 को चुनना था। ठीक है, अब वो मुझे बताया कि वो 7 के 7 प्लेयर्स अलग अलग है ना, अलग अलग है बिल्कुल, वो सारे के सारे मतलब उनमें से कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, हर प्लेयर अपनी जगह पे अलग होता है। इसी तरह हमने लास्ट जो मैंने आपको कहा भी था कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा है बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट का, जो लेमन वाला सवाल था, मैंने कहा था कि ये इससे जो है ना आपको मैच होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए उसके अंदर ये वाली बात थी लेमन के अंदर कि LEMON। अब ये 5 लेटर्स हैं, ये 5 के 5 लेटर्स बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, कोई रिपीटेशन नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह सकता कि L 2 दफा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि L 2 दफा आ रहा होता या लेमन के अंदर जो M है, M वो 2 दफा 3 दफा आ रहा होता, उस सूरत में परमुटेशन का अगर मैं उस वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व करता तो मेरा सवाल गलत हो जाता। उस सूरत में ये वाला फॉर्मूला लगना था। समझ में आ रही बात? यानी कि एक ऐसा डाटा या ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीजें दी हुई है हमें वो डिफरेंट ना हो, सारी की सारी डिफरेंट ना हो, यानी कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आ रही हो, उस सूरत में ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसकी चलो मैं अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये जो सवाल है, अगला सवाल, इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज के अंदर लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये वर्ड है ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स बी अरेंज्ड। सही है। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के अब यहां पर देखें लफ्ज दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स, पिछले क्वेश्चन के अंदर लफ्ज दिया हुआ था लेमन। लेमन के अंदर चूंकि सारे के सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट थे तो हम वो पुराने वाले फॉर्मूले जो नॉर्मल हमारा परमुटेशन था हम उसको उससे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस सवाल को ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर देखें एस भी 2 मरतबा 3 मरतबा आ रहा है, टी 3 मरतबा आ रहा है, आई 2 मरतबा आ रहा है, यानी कि ये ऐसा वर्ड है जिसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बल्कि सिमिलर है। उस सूरत में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन का ये वाला सवाल किस कॉन्सेप्ट के लिए है। और मैं आपको ये बता दूं कि परमुटेशन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी 2-3 कॉन्सेप्ट्स और भी आगे इंशाल्लाह आएंगे आपके सामने, उसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेपर में आने वाला कॉन्सेप्ट वो यही वाला है, यही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा वो पूछ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल परमुटेशन तो आसान है, वो तो हो जाता है। ठीक है, और रिपीटेड वाला फॉर्मूला भी कोई मुश्किल नहीं है, n की पावर r, 2 कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर, कि जब ये कब लगेगा फॉर्मूला, कि जब तमाम के तमाम लेटर्स वो एक जैसे तमाम के तमाम लेटर्स अलग अलग ना हो, एक जैसे हो उनमें। ठीक है, सही है जी। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन लिखी है इस कॉन्सेप्ट की, ये आप अपने पास याद कर लें, नोट कर लें, लिख लें और ज़रूर इसको जहन में रखिए कि ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा। ठीक है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब फॉर्मूले का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको मजीद इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा। ठीक है,
n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू n4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जितने होंगे उतने हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि टोटल नंबर, यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हम पहले पता है आपको n का मतलब यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी कि हमें जो वर्ड दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। और n1 का मतलब क्या होता है, n2 का मतलब, n3 n4 का मतलब क्या होता है, वो इंशाल्लाह ताला मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सवाल सॉल्व करवाऊँ आपको, फिर आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं ज़बानी अगर समझाऊंगा तो आपको मुश्किल होगी समझने में, तो मैं ये सवाल सॉल्व करता हूँ, फिर आपके सामने खुद ब खुद ये फॉर्मूला जो है ना आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरह सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखें ज़रा। अच्छा एक बात मैं आपको अभी से बता दूं, अगर आप इस सवाल को, ये वाले सवाल को अगर आप वो पुराने वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो सॉल्व तो हो जाता, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सॉल्व हो जाता, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई आंसर निकल के आ जाता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत होता, आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलेंगे इसके, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए लाजमी है कि आपने इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बस ये वाली बात आप लाजमन ध्यान में रखें अपने, ठीक है। तो अब हम n फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा चलें इससे भी पहले बल्कि फॉर्मूला लिखने से पहले जो है ना हम डाटा बनाते हैं, ठीक है, डाटा, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा आपको। जी डाटा बना लेते हैं हम पहले। तो आप मुझे ये बताएं कि हमने जो ये वाला जो मेन n है, यानी कि जो ऊपर वाला, यानी कि जो न्यूमरेटर में जो n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टोटल ऑब्जेक्ट ना, तो n का मतलब तो टोटल ऑब्जेक्ट है। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हमें दिए हैं, अब हम इसको गिन लेते हैं अल्फाबेट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 10 दिए हुए हैं। अब n1 का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ उसके। n1 का मतलब ये है कि n1 के अंदर है ना हम कोई एक, हम सबसे पहला लेटर ले लेंगे, सबसे पहला लेटर हमने सपोज करा है कि n1 है s, n1 क्या सपोज करा हमने, s है। अब s कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3, ये 3 मरतबा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम n2 को देखते हैं। n2 को हमने सपोज करा t, क्योंकि अगला नंबर ही, अगला अल्फाबेट जो है वो t है, हमने t को ले लिया। अब t कितनी मरतबा आ रहा है, 1 2 3, तो n2 की वैल्यू भी 3 आ गई, सही है। अब n3 को हम ले लेते हैं और n3 को हम a सपोज करते हैं, तो a जो है वो इस स्पेलिंग के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के वर्ड के अंदर वो सिर्फ एक ही दफा आ रहा है, तो यहां पर हमने लिख दिया 1। हम n4 पे पढ़ते हैं जी, n4 को हम लेते हैं, t नहीं ले सकते चूंकि t जो है हम यहां पर ले चुके हैं, n2 में i लेंगे, i को हम ले, i कितनी दफा आ रहा है, 1 और 2 मरतबा आ रहा है, ठीक है। n5, अच्छा n5 देखें, i भी हो गया, s ले चुका हूं मैं, s यहां पर आई है, t यहां पर आ चुका है, i भी आ चुका है, c नहीं आया, बस c को मैं ले लूंगा, और c कितनी मरतबा आ रहा है, वो 1 मरतबा आ रहा है। और n6 बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिर में s बचे और s को मैं पहले ही जो है वो ले चुका हूं। इसका मतलब ये हुआ कि n1 की वैल्यू जो कि मैंने s सपोज करी वो 3 मरतबा आ रहा है, n2 3 मरतबा आ रहा है, n3 भी 1 मरतबा आ रहा है, n4 2 मरतबा, और n5 वह 1 मरतबा जो है वो आ रहा है। और इन सबको अगर हम सम करेंगे ना, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, और ये टोटल होता है हमेशा इन सब का सम वो n जो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये हमने डाटा बना लिया सिंपल, और ये मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपके समझ में आ गया होगा, सही। अभी हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सामने और खुल के आएगा इंशाल्लाह ये। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। p = n फैक्टोरियल अपॉन, अब जितने भी n है ना, n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n5 फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ इसका मतलब ही यही था कि भाई ये जितना आगे जाएगा, जितने अल्फाबेट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा ये चलता चला जाएगा, n5 6 7 8 9 तक बन सकता है, ठीक है। तो ये ऊपर तो हमने रख दिया 10 फैक्टोरियल, चूँकि n की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। अब n1 की वैल्यू क्या है, तो ये n1 की वैल्यू हमने लिखी है 3, तो ये आई है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद फिर जो है वो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई बाय n3 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, फिर जो है वो n4 की वैल्यू है 2, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फिर n5 की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल।
यहाँ पर हमने ये डाटा में अंदर पुटिंग कर ली। अब आपको पता है 10 फैक्टोरियल आपके, अच्छा आपके पास जो है ना, मैं आपको बताऊं कि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अब आप यहाँ पर जो है ना n फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू निकालें, 10 लिखें, फैक्टोरियल का साइन आपको दिया हुआ होगा कैलकुलेटर के अंदर, वो साइन लगाएं और इज इक्वल्स टू दबाएं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप इसी तरह करिएगा वरना आपको टाइम बहुत लग जाएगा। फिलहाल मेरे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 5 4 3 2 सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आप फिगर आ गई। इससे पहले भी हम 10 फैक्टोरियल को तो सॉल्व कर चुके हैं। 3 6 2 8 8 0 0। ठीक है, अच्छा अब इसको 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 3 2 6 6 1 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 2 ही होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अच्छा अब हम नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 72, यानी कि 3 6 2 8 8 0 0 अपॉन 72। बस हम अब हमने डिवाइड कर लिया, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 6 2 8 8 0 0 डिवाइडेड बाय 72, आपके पास आंसर आ गया 50,400 वेज। 50,400 वेज, 50,400 तरीकों से हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो भाई ये सवाल है आज का, ये कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का, मेन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये परमुटेशन का वो कॉन्सेप्ट है जब कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों वो सारे के सारे डिफरेंट ना हो, कुछ उसके अंदर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आ रही हो। जैसे कि मैंने एक बहुत अहम सवाल आपको करवाया स्टैटिस्टिक्स कवर्ड, और ये सवाल स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे ना पास पेपर में बहुत अहम है। स्टैटिस्टिक्स कवर्ड दिया हुआ है, पाकिस्तान कवर्ड दिया हुआ है, उसके अंदर जो है वो अकाउंटिंग कवर्ड दिया हुआ है, सही है, मिलीनियम का वर्ड दिया हुआ है, ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हम यानी कि जिसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यानी कि एक से ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं जिस सवाल के अंदर, तो हमने उसको इसी फॉर्मूले से इस तरह सॉल्व करना होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा बनाना। आपको जो है वो डाटा बनाना है, आप इसको दोबारा देखिएगा। अगर एक मरतबा में वीडियो नहीं समझ में आ रही तो दूसरी मरतबा दोबारा देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई दोबारा फिर क्यूरी हो तो आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। तो डाटा बनाना इसके अंदर सबसे एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। डाटा बना लेंगे तो फिर उसके बाद फॉर्मूले को में पुट करना मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले को याद कर लें, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी टॉपिक को भी फिलहाल हम मजीद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो। अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।